जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे हम, और इससे पिछले वाले सेशन में हमने 1857 के रिवोल्ट तक पढ़ लिया था। 1857 के रिवोल्ट के बाद कहानी कैसे चली उसके बारे में आज अपने को बातचीत करनी है। 1857 के रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया, और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये फील हुआ कि अब टाइम आ गया है इंडिया में कंपनी रूल को एंड करने का और ब्रिटिश क्राउन के रूल को डायरेक्टली इस्टेब्लिश करने का। और इसी के चलते ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 अगस्त 1858 को एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया को पास किया। एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक तो इंडिया में कंपनी रूल को एंड कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के रूल को डायरेक्टली इस्टेब्लिश कर दिया गया। और क्या प्रोविजंस थे इसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अबॉलिश कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको इस्टेब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको इस्टेब्लिश किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, इन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया। बेसिकली ड्यूल गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया। लंदन में एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करने के लिए 15 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई, जिसे बुलाया गया इंडिया काउंसिल। क्या बुलाया गया? इंडिया काउंसिल। इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक एडिशनल डेजिग्नेशन दी गई और बुलाया गया वाइसरॉय। क्या बुलाया गया? वाइसरॉय। और वाइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स थे। एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया में यह भी लिखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब फर्दर एनेक्सेशन, फर्दर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन टेरिटरीज नहीं करेगी। मतलब अब और किसी इंडियन टेरिटरी पे कब्जा नहीं करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बेसिक बातचीत कही गई एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया में। अच्छा, 1858 का ये एक्ट, इससे पहले और इसके बाद में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया? देखो, पहले क्या होता था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास सबसे नीचे होते थे। इनके ऊपर कैलकाटा में होती थी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर लंदन में होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बेसिकली ड्यूल गवर्नमेंट। और इनके ऊपर होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर ब्रिटिश क्राउन। 1858 के एक्ट के बाद क्या हुआ? सबसे नीचे तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास ही हैं। इनके ऊपर कैलकाटा में वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई। लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को अबॉलिश करके एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर ब्रिटिश क्राउन है। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने पोस्टमार्टम एक्सरसाइज भी की। देखा बेसिकली कि इस रिवोल्ट के पीछे के रीजंस क्या थे, और रीजंस को देखने के बाद कुछ डिसीजंस लिए। जैसे वाइसरॉय को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर दी गई। हालांकि दोनों एक ही इंसान है, लेकिन डेजिग्नेशन अलग अलग है। वाइसरॉय को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर्स दी गई। ये जो वाइसरॉय है इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। किसका कंट्रोल है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसके डिसीजंस क्राउन के द्वारा इंपैक्ट किए जा रहे हैं। मतलब जैसा क्राउन का रूल होगा वैसा ही डिसीजन लेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की गई, आर्मी को डिवाइड किया गया मार्शल रेस और नॉन मार्शल रेस में। बेसिकली वो सोल्जर्स जो कि ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल थे उनको बुलाया गया मार्शल रेस, और जो डिसलॉयल थे या जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था उनको बुलाया गया नॉन मार्शल रेस। और ज़्यादातर लोग मार्शल रेस के भर्ती किए गए। और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि अब हम इंडिया में जो भी सोशल कॉजेज़ हैं उनमें इंटरवीन नहीं करेंगे। और इस बैकड्रॉप में शुरुआत हुई नेशनल मूवमेंट की। अच्छा, नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई। नेशनल मूवमेंट से पहले और नेशनल मूवमेंट के शुरू होने के बाद प्राइमरी डिफरेंस क्या था? देखो, पहले तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, करप्शन के केसेस देखने को मिल रहे हैं। ब्रिटिशर्स जो हैं वो परपेचुअल फॉरेनर्स हैं, कभी सोशली मिक्स नहीं हो पाए इंडियन से। फिर 1857 के रिवोल्ट के पीछे एक बड़ा रीज़न था बुलेट इशू। एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जितने भी सोल्जर्स थे इनको हाई जॉब से डिप्राइव किया जा रहा था। और रिलीजियस मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज का जो रोल था, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी में डिसकंटेंट था। लेकिन नेशनल मूवमेंट के दौरान इमरजेंस हुआ पढ़े लिखे लीडर्स का, और ये जो लीडर्स हैं
ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है नेशनल मूवमेंट के दौरान। ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेंगे इस इंडियन सोसाइटी को यूनाइट करने में और इस नेशनल मूवमेंट को खड़ा करने में। नेशनल मूवमेंट के पीछे फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल थे? एक तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। लोगों को समझ में आ रहा था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो एक तो ये समझ डेवलप होने लग गई थी। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे उन सब में सेम सेट ऑफ लॉज लग रहे थे और सेम सेट ऑफ लॉज के तहत लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो लोगों में वो एक्सप्लॉइटेशन वाली फीलिंग आ रही थी और सबको सेम फीलिंग आ रही थी कि यार हमको पीटा जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है। तो ये जो सेम सेट ऑफ लॉज हैं, ये जो सेम सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने लोगों को यूनिफाई किया। इसके अलावा इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, पूरे देश में, पूरे ब्रिटिश इंडिया में सेम करेंसी चल रही थी। कोई भी पीजेंट जो भी जहाँ भी था उसको सेम तरीके का एक्सप्लॉइटेशन फेस करने को मिल रहा था। तो एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप होने लग गई इंडियंस के बीच में। प्रेस और लिटरेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। एक फैक्ट याद रख लो, पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया था चाइना से। पेपर कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया? चाइना से लाया गया। कौन सी सेंचुरी में लाया गया? 13th सेंचुरी में लाया गया। एक दूसरा फैक्ट भी है, इंडिया में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कब लगी? 1557 में लगी। कहाँ लगी? गोवा में लगी। और किसने लगाई? पोर्चुगीज ने लगाई। तो दो चीज़ें, एक तो पेपर कहाँ से आया? चाइना से आया। इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1557 में लगी। कहाँ लगी? गोवा में लगी। और किसने लगाई? पोर्चुगीज ने लगाई। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ एशिया, उसका नाम क्या था? बंगाल गैजेट। क्या नाम था? बंगाल गैजेट। किसने पब्लिश किया इसको? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। किसने पब्लिश किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कब पब्लिश किया? 1780 में। और कहाँ पब्लिश किया? कैलकाटा में पब्लिश किया। फैक्ट क्या है? फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ एशिया, नाम क्या था? बंगाल गैजेट। किसने पब्लिश किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कब किया? 1780। और कहाँ से पब्लिश करने की शुरुआत करी? कैलकाटा से पब्लिश करने की शुरुआत करी। इसके अलावा बहुत सारे वर्नैकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स, लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स, उन्होंने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए, एक नेशनल ओपिनियन बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया था अपने फ़ायदे के लिए। उनको लग रहा था कि इन लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे और जब ये लोग इंग्लिश सीखेंगे तो धीरे धीरे ये लोग हमारे साथ में घुलने मिलने लगेंगे और इनके ऊपर शासन करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन था, ये अंग्रेज़ों के लिए बैकफायर करता है। और इस एजुकेशन की वजह से जो नेशनल मूवमेंट के लीडर्स हैं उनको नए नए आइडियाज़ के बारे में पता चला जो वेस्ट में चल रहे थे। जैसे सोवरेनिटी नाम की चीज़ है, जैसे लिबर्टी नाम की चीज़ है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म नाम की चीज़ है। तो ये जितने भी आइडियल्स थे इनके बारे में हमारे इंडियन लीडर्स को जानकारी होने लगी। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न थॉट ने भी एक तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस नेशनल मूवमेंट को खड़ा करने में। फिर इसके अलावा लॉर्ड लिट्टन की पॉलिसीज़, लॉर्ड लिट्टन ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लाई जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा आया। जैसे ये लेकर आए रॉयल्स टाइटल एक्ट ऑफ 1876। रॉयल्स टाइटल एक्ट ऑफ 1876 के थ्रू क्वीन विक्टोरिया को केसर हिंद का टाइटल दे दिया गया था। क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन जब क्वीन विक्टोरिया को केसर हिंद का टाइटल मिला तो इसका पूरा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया लिट्टन ने इंडिया में और उस फंक्शन के ऊपर खूब लंबा चौड़ा पैसा खर्च किया गया। ये जो फंक्शन था इसको बुलाया गया दिल्ली दरबार। क्या बुलाया गया? दिल्ली दरबार। किसने ऑर्गेनाइज किया? लिट्टन ने ऑर्गेनाइज किया। कब ऑर्गेनाइज किया? 1 जनवरी 1877 को। दिल्ली दरबार में मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा दिए गए। और ये वो टाइम है जब इंडिया में फेमाइंस वगैरह चल रहे हैं। फेमाइंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं? इवेंट करवाने पे ध्यान दे रहे हैं, दिल्ली दरबार लगवाने पे ध्यान दे रहे हैं। कब लगवाया गया? 1 जनवरी 1877 को। लॉर्ड लिट्टन लेकर आए आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 और इस आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 के थ्रू इंडियंस को विदाउट लाइसेंस आर्म्स रखने के लिए डिसअलाउ कर दिया गया। विदाउट लाइसेंस इंडियंस आर्म्स नहीं रख सकते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को इससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। मतलब यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस विदाउट लाइसेंस आर्म्स को रख सकते थे, इंडियंस नहीं रख सकते थे। बट ऑब्वियस सी बात है, इंडियंस गुस्सा होंगे। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 को पास किया गया
और वर्नेकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 के थ्रू ये कहा गया कि जितने भी लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स हैं वो सरकार के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे, और अगर वो सरकार के खिलाफ कुछ भी पब्लिश करेंगे तो उनकी प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर लिया जाएगा। ये भी अपने आप में ह्यूमिलिएटिंग है। हालांकि ये जो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 है ये प्राइमरीली टारगेट करने के लिए लाई गई थी अमृत बाजार पत्रिका को। ये जो अमृत बाजार पत्रिका है ये बंगाली में पब्लिश होता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को खूब हैविली क्रिटिसाइज करता था। इसको पब्लिश करते थे दो भाई, एक का नाम था शिशिर कुमार घोष। क्या नाम था? शिशिर कुमार घोष। और दूसरे का नाम था मोतीलाल घोष। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ये दोनों पब्लिशर्स थे अमृत बाजार पत्रिका के। लेकिन ये दोनों भाई बड़े स्मार्ट थे, इन्होंने ओवरनाइट इस पत्रिका की लैंग्वेज को बदल दिया और इंग्लिश में पब्लिश करना शुरू कर दिया। बिकॉज वर्नेकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 किसके बारे में बात कर रहा था? बात कर रहा था रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाते थे उनके बारे में। तो इन्होंने रातों रात लैंग्वेज बदल दी और इसको इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करने की शुरुआत कर दी। फिर लॉर्ड लिटन जो हैं उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में मैक्सिमम एज को 21 से रिड्यूस करके कितना कर दिया? 19 कर दिया। 1877 में कितना कर दिया? 19 कर दिया। अब दिक्कत ये है, जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है ये होता था लंदन में। लंदन में एग्ज़ाम होता था और फिर लैंग्वेजेस कई सारी आती थी। ऐसे में एज रिड्यूस करना अपने आप में इंडियंस के लिए डिसएडवांटेजियस था और इसके चलते खूब विरोध हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो पहले इंडियन थे जिन्होंने आईसीएस एग्जाम को पास किया था, लेकिन ही वॉज नॉट अलाउड टू ज्वाइन द आईसीएस। पहले इंडियन जिन्होंने आईसीएस एग्जाम को पास किया उनका नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन इनको अलाउ नहीं किया गया था ज्वाइन करने के लिए। एसएन बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म किया था जुलाई 1876 में। कब फॉर्म किया था? जुलाई 1876 में। क्या फॉर्म किया था? इंडियन एसोसिएशन। और इस इंडियन एसोसिएशन के थ्रू एसएन बनर्जी ने ये जो एज रिड्यूस की गई थी 21 से 19 की गई थी, इसके अगेंस्ट में एजिटेशन करने की शुरुआत की। इंडियंस ने एसएन बनर्जी को खूब सपोर्ट किया और एक स्लोगन दिया, सरेंडर नॉट बनर्जी। क्या स्लोगन दिया? सरेंडर नॉट बनर्जी। मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, हम रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, 2-3 वाइसरॉयज के नाम याद रख लो। लॉर्ड लिटन जो है उनका टेन्योर था 1876 से लेके 1880 के बीच में। कंजर्वेटिव थे, ऑर्थोडॉक्स थे। अभी अपन ने देख लिया कितने बेकार बेकार एक्ट लेकर आए। फिर आए इनके बाद लॉर्ड रिपन 1880 से लेके 1884 के बीच में। ये बड़े ब्रॉड माइंडेड थे, बड़े प्रोग्रेसिव थे। इंडियंस इनको खूब प्यार करते थे। इनफैक्ट फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फिर आए लॉर्ड डफरिन 1884 से लेके 1888 तक। अच्छा, लॉर्ड रिपन जो हैं वो बड़े मतलब लव्ड वाइसरॉय थे। इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। इनके ड्यूरेशन के दौरान फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 को पास किया गया था। इन्हीं के टेन्योर के दौरान वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया गया था 1882 में। ये जो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 है जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे थे, इस वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के टेन्योर के दौरान रिपील किया गया था 1882 में। इनके टेन्योर के दौरान एक बड़ी फेमस कंट्रोवर्सी हुई, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ऑफ 1883। बेसिकली होता क्या था कि यूरोपियंस को इंडियन जजेस जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। तो लॉर्ड रिपन ने अपने लॉ मेंबर सीपी इल्बर्ट को बोला कि यार देखो और फाइंड करो, स्टडी करो कि इंडियन जुडिशरी में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। और बट ऑब्वियस सी बात थी, इल्बर्ट बिल जब आया तो इल्बर्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ये जो प्रोविजन है कि यूरोपियंस को इंडियन जजेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। और इसको एक बिल के फॉर्म में लाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस पर डिस्कशन हुआ। बट ऑब्वियस सी बात थी कि जितने भी यूरोपियंस थे उन्होंने इसका विरोध किया और इतना विरोध किया कि फाइनली इस बिल को ड्रॉप करना पड़ गया। कंट्रोवर्सी क्या थी कि पहले इंडियन जजेस जो हैं वो यूरोपियंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। इल्बर्ट को, जो कि लॉ मेंबर थे लॉर्ड रिपन के, उनको लॉर्ड रिपन ने बोला कि यार स्टडी करो और देखो कि इंडियन जुडिशरी में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट में ये भी लिखा कि ये जो प्रोविज़न है कि इंडियन जजेस यूरोपियंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, इसको हटाने की ज़रूरत है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ, यूरोपियंस ने इसको अपोज किया और फाइनली इस बिल को ड्रॉप करना पड़ गया।
बड़ी बेसिक सी बातचीत है। अच्छा, फिर बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिवली। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ 1885 में। कब फॉर्मेशन हुआ? 1885 में। इसके फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एओ ह्यूम। कौन रिस्पॉन्सिबल है? एओ ह्यूम। दो थ्योरीज चलती हैं। क्रिटिसाइज करने वाले लोग ये कहते हैं कि एओ ह्यूम ने आईएनसी को बनवाया सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के चलते। बेसिकली इंडियंस कल को 1857 के जैसा रिवोल्ट ना कर दें, तो उनको ब्रिटिशर्स एक प्लेटफॉर्म दे रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिएट करके, बेसिकली शांत रखने के लिए, पैसिफाई रखने के लिए, कि भाई शांति से बैठे रहो, तुम्हारी बात सुन रहे हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं करेंगे। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे एओ ह्यूम ने क्रिएट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लेकिन आईएनसी के जो सपोर्टर्स हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि नहीं साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने एओ ह्यूम को यूज़ किया एज लाइटनिंग कंडक्टर, कि मतलब शुरुआत में हाँ जी करते रहे, लेकिन जब आईएनसी फॉर्म हो गई तो उन्होंने एक्चुअल काम करने की शुरुआत करी। दो तीन चीज़ें याद रखनी है। आईएनसी फॉर्मेशन कब हुआ? 1885 में। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके फॉर्मेशन के लिए? एओ ह्यूम। आईएनसी को जब फॉर्म किया गया था तो इसमें कुछ कंडीशंस लिखी गई। आईएनसी जो है वो साल में 3 दिन के लिए मिला करेगी, और ये जो 3 दिन के लिए मिलती थी आईएनसी, इसको बुलाया जाता था सेशन। क्या बुलाया जाता था? सेशन। और ये सेशंस जो हैं वो यूजुअली दिसंबर के लास्ट में कंडक्ट किए जाते थे। फिर ये भी बोला गया कि ये जो सेशन है वो हर एक साल एक अलग जगह पे कंडक्ट किया जाएगा। सेम जगह पे सेशन होल्ड नहीं किया जाएगा, हर एक साल अलग जगह पे सेशन को होल्ड किया जाएगा। और सेशन का जो प्रेसिडेंट होगा वो उस जगह से नहीं होगा जहाँ पे सेशन कंडक्ट किया जा रहा है। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल बनारस में सेशन कंडक्ट किया जा रहा है, तो बनारस का कोई भी लीडर उस सेशन का कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। बड़ी सिंपल सी 2-4 बातें लिखी गई। अच्छा, 2-3 सेशंस और उनकी जानकारी याद रख लो। पहला सेशन कब हुआ? 1885 में। कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। और इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। कौन थे प्रेसिडेंट? WC बनर्जी। दूसरा हुआ 1886 में। कहाँ हुआ? कैलकाटा में। और इसके प्रेसिडेंट थे DB नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1887 में कांग्रेस का सेशन हुआ मद्रास में, और इस मद्रास के 1887 के सेशन के प्रेसिडेंट थे बहादुरदीन तैयब जी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का सेशन हुआ, और इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले जो हैं वो पहले इंग्लिश मैन थे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। पहली विमेन जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी उनका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है वो 1917 के कांग्रेस सेशन की प्रेसिडेंट बनी। तो बेसिक बातचीत, पहले मुस्लिम जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने वो कौन थे? बहादुरदीन तैयब जी। 1887 मद्रास में सेशन हुआ। पहले इंग्लिश मैन जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने उनका नाम था जॉर्ज यूले। क्या नाम था? जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद में सेशन हुआ। एनी बेसेंट पहली विमेन प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, और पहला सेशन 1885 में हुआ। कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। अब बात करते हैं अपन नेशनल मूवमेंट के बारे में। नेशनल मूवमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला फेज है मॉडरेट फेज, 1885 कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेके 1905 तक। फिर दूसरा फेज है एक्सट्रीमिस्ट फेज, 1905 से लेके 1918 तक। और फिर फाइनली तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फेज है गांधीयन फेज, जो कि 1919 से लेके 1947 तक चला। एक एक करके सारे फेजेस के बारे में अपन पढ़ेंगे। मॉडरेट फेज जो कि 1885 से लेके 1905 के बीच में चला। ये वो फेज है जब कांग्रेस मॉडरेट पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस कर रही है। बेसिकली कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं वो लिबरलिज्म के स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं। इनको मॉडरेट्स बुलाया गया बिकॉज 20th सेंचुरी में 1905 के आसपास एक नया ग्रुप इमर्ज होगा हमारे नेशनल मूवमेंट की स्ट्रगल में, जिनको बुलाया जाएगा नियो नेशनलिस्ट या फिर एक्सट्रीमिस्ट। तो उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों से डिफरेंशिएट करने के लिए इनको बुलाया जा रहा है मॉडरेट्स। क्या बुलाया जा रहा है? मॉडरेट्स। ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं ये लिबरलिज्म के बिलीवर्स हैं। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करते हैं, ये ग्रेजुअलिज्म में बिलीव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, कानून में जो लिखा हुआ है, उसके थ्रू हम अपने कामकाज को करेंगे, अपनी डिमांड्स को रखेंगे। ग्रेजुअल कामकाज करेंगे, धीरे धीरे डिमांड्स को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन जाएंगे और ब्रिटिशर्स के सामने खड़े हो जाएंगे कि हमें तो आज ही चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करते हैं। बेसिकली ये जो मॉडरेट फेज के लीडर्स हैं, इनका जो तरीका था कोई भी अपनी डिमांड रखने का इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो बेस्ड था 3 P's पे: पेटिशन, प्रेयर और प्रोपेगेंडा।
एक तो कानून की किताब में जो लिखा हुआ है उसके तहत पेटिशन दो, प्रेयर करो, बोलो यार, रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ हमारी ये डिमांड फुलफिल कर दो। और तीसरा प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, मासेस के बीच में एक ओपिनियन बिल्ड करना। और ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस अपने इनिशियल ईयर्स में फुल फ्लेजेड पार्टी नहीं थी। एक तरीके से एनुअल कॉन्फ्रेंस के तौर पे मिलते थे ये लोग, साल में 3 दिन के लिए मिलते थे, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी एज सच। और मॉडरेट फेज के जो भी लीडर्स थे वो एंग्लाइज्ड अपर क्लास थे, बेसिकली जो लोग इंग्लिश सीख गए थे, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आ गए थे। ये मतलब बेसिकली इंटेलेक्चुअल लोग थे। पॉलिटिक्स में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, पॉलिटिक्स के लिए कमिटेड भी नहीं थे और पॉलिटिक्स को उतना टाइम भी नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट इनका तो ये कहना था कि ये जो ब्रिटिश रूल है इट इज़ एक्ट ऑफ प्रोविडेंस, एक्ट ऑफ फेट है, कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि हमारे ऊपर आके ब्रिटिशर्स रूल करेंगे और हमारी किस्मत के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर रूल किया जा रहा है। ये लोग ये भी बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर तब तक राज करेंगे जब तक कि इंडियंस जो हैं वो खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते हैं इन दी आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, कि जब तक इंडियंस खुद अपने आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस को नहीं सीख रहे हैं तब तक ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं वो खुद ब खुद हमें छोड़ के चले जाएंगे। उनको भरोसा था ब्रिटिशर्स के सेंस ऑफ फेयर प्ले पे। मतलब आप समझ सकते हो कि 1885 में नई नई पार्टी बनी है, नए नए लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है और ये इतने नाइव हैं कि ये सोच रहे हैं कि अंग्रेज लोग वो खुद ब खुद चले जाएंगे और ये तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। अगर इनकी कोई डिमांड भी है तो पेटिशन, प्रेयर, प्रोपेगेंडा के थ्रू फुलफिल करवाना चाह रहे हैं। मतलब एज सच इनका कोई स्ट्रॉन्ग बेस है नहीं और इसी के चलते इमरजेंस होगा एक्सट्रीमिस्ट लोगों का। लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें पढ़ लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो 1858 से लेके 1862 तक वाइसरॉय रहे, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे ये। क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 इन्हीं के टेन्योर के दौरान आया। आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1861 इन्हीं के टेन्योर के दौरान आया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 और इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1861 ये सब कुछ इनके टेन्योर के दौरान हुआ है, लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर के दौरान हुआ है। सर जॉन लॉरेंस 1864 से लेके 1868 के बीच में वाइसरॉय रहे। कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में 1865 में हाई कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया था। किसके टेन्योर में इस्टेब्लिश किया गया था? सर जॉन लॉरेंस के टेन्योर में। और सर जॉन लॉरेंस की पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। बेसिकली ये बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते थे किसी भी दूसरे के कामकाज में। और एक रहे लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो जो है वो 1869 से लेके 1872 के बीच में वाइसरॉय रहे। अजमेर में जो मायो कॉलेज है वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था टू ट्रेन दी प्रिंसेस। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया 1871 में लॉर्ड मायो के टेन्योर के दौरान। इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 ये भी लॉर्ड मायो के टेन्योर के दौरान आई। और लॉर्ड मायो पहले और इकलौते ऐसे वाइसरॉय हैं जिनको ऑफिस में मारा गया था। ही वॉज किल्ड इन दी ऑफिस। अच्छा, मॉडरेट्स के बारे में बात कर रहे थे। मॉडरेट्स ने क्या क्या डिमांड्स रखी अंग्रेजों के सामने, और इनकी जो डिमांड्स हैं इनको 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड करके अपन देख रहे हैं। कुछ डिमांड्स थी इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे ये लोग अंग्रेजों से डिमांड कर रहे थे लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट, कि हमें लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट दे दो। दूसरा ये लोग डिमांड कर रहे थे इंडिया काउंसिल को अबॉलिश किया जाए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करने के लिए जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी 15 मेंबर की, जिसे इंडिया काउंसिल बुलाया जाता था, इसको अबॉलिश करने की बातचीत कर रहे थे। ये कह रहे थे कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 मेंबर्स को ऐड किया जाए, लेजिस्लेचर्स के लिए इलेक्शन करवाए जाएं और बजट को डिस्कस करने की और वोट करने की पावर दी जाए लेजिस्लेचर को। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स थी। अच्छा, इन्हीं डिमांड्स के चलते अंग्रेज सरकार लेकर आई थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से पहले इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भी आया है। और 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। कौन सा सिस्टम? पोर्टफोलियो सिस्टम। वीटो पावर दी गई थी इस 1861 के एक्ट के थ्रू। इसके अलावा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी दे दी गई थी 1861 के काउंसिल एक्ट के थ्रू। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू। ये मोटा मोटा चीज़ें हैं 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के, इनको याद रखो। थोड़ा बहुत डिटेल में लास्ट में लिखा हुआ है, वो अपन लास्ट में देख लेंगे। एक पेज है जो कि बीच में स्किप हो गया है, बट उसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन ने लास्ट में लिखी हुई हैं। अच्छा, 1861 के
इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, और ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, इसके थ्रू एक तो लेजिस्लेचर्स में इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कर दी गई, दूसरा बजट को डिस्कस करने की परमिशन दे दी, लेकिन बजट पर वोट नहीं किया जा सकता था। वोट करने वाली डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बजट को डिस्कस किया जा सकता था। बजट के लिए क्वेश्चंस को पूछा जा सकता था, क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन के लिए जो भी आंसर दिया जाता था उस आंसर को डिस्कस नहीं किया जा सकता था। दो तीन चीजें याद रखो, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के थ्रू एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत कर दी गई, बजट को डिस्कस किया जा सकता था लेकिन वोट नहीं किया जा सकता था, बजट पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे लेकिन क्वेश्चन के लिए जो भी आंसर दिया जा रहा था उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता था, और इस 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू एडिशनल मेंबर्स को ऐड किया गया, खूब सारे एडिशनल मेंबर्स को ऐड किया गया। मॉडरेट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स थी कुछ, फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स थी। जैसे मॉडरेट्स ये कह रहे थे कि ये जितनी भी हायर सर्विसेज हैं उनका इंडियनाइजेशन किया जाए, बेसिकली इंडियंस को उसमें अलाउ किया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। और अगर हायर सर्विसेज का इंडियनाइजेशन किया जाएगा तो ड्रेन ऑफ वेल्थ भी रिड्यूस होगा। होता क्या था, यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स काम किया करते थे, सैलरी उनको यहाँ से पे की जाती थी, लेकिन वो अल्टीमेटली जाते तो ब्रिटेन ही थे, तो सारा पैसा कहाँ चला जाता था, ब्रिटेन में चला जाता था। तो ये जो मॉडरेट्स हैं ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है इसको बंद करो, और जितनी भी हायर सर्विसेज हैं उनमें इंडियंस को हायर करो ना, इंडियंस काम करेंगे, इंडियंस को सैलरी मिलेगी, और वो जो पैसा है हमारा कंट्री का हमारे यहाँ पे ही रहेगा। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए इन्होंने एज को बढ़ाने की डिमांड की, और दूसरा इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाई जाएं उसकी भी डिमांड की। इसमें से एक डिमांड मान ली गई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के थ्रू। कौन सी डिमांड, कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज की एज थी 19 से बढ़ा के कर दी गई, कितनी, 23 कर दी गई। ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू। एक कमीशन बनाई गई थी, चार्ल्स एडिसन कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विसेज को स्टडी करने के लिए चार्ल्स एडिसन कमीशन बनाई गई थी 1886 में, और इस चार्ल्स एडिसन कमीशन ने बोला था कि यार सही कह रहे हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज में जो एज है वो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। और इसकी रिकमेंडेशन को मानते हुए 1892 के काउंसिल एक्ट में ICS की जो एज है उसको 19 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 23 कर दिया गया। मॉडरेट्स ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स रखी, जिनमें से 2-3 डिमांड्स मान ली गई 1892 के काउंसिल एक्ट में। कौन कौन सी डिमांड मान ली गई, एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कर दी, बजट को डिस्कस किया जा सकता था, वोट नहीं किया जा सकता था, क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे लेकिन क्वेश्चंस पे आंसर्स को डिस्कस नहीं किया जा सकता था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स रखी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स में से एक डिमांड मान ली गई, ये जो ICS की एज थी इसको बढ़ा के 19 से कितना कर दिया गया, 23 कर दिया गया। मिलिट्री डिमांड्स रखी इन्होंने, जैसे ये बोल रहे थे कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जाना चाहिए, और जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं मिलिट्री में वहाँ पे इंडियंस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इस डिमांड को पूरी तरीके से नकार दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इकोनॉमिक लेवल पे ये जितने भी मॉडरेट्स थे इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक्यू ऑफ कॉलोनिज्म को प्रेजेंट किया। कॉलोनिज्म की वजह से हमारे यहाँ पे इकोनॉमिकली क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा था उसकी बातचीत करना शुरू किया इन्होंने। और बेसिकली इन्होंने ये कहना शुरू किया, मॉडरेट्स ने ये कहना शुरू किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया है और फिनिश्ड गुड्स का कंज्यूमर बन गया है। जबकि पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ के जो फिनिश्ड गुड्स हुआ करते थे उनकी डिमांड होती थी यूरोपियन मार्केट्स में। तो मॉडरेट्स ने बोला कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी उनको ब्रिटिश पॉलिसीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको करने की जरूरत है। दैट द इंडियन डेवलपमेंट इज ओनली पॉसिबल थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये जो इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे दादा भाई नेरोजी, MG रानाडे, GK गोखले, G सुब्रमण्यम अय्यर और RC दत्ता। बेसिकली ये मॉडरेट फेज के लीडर्स थे। कौन कौन, दादा भाई नेरोजी, MG रानाडे, GK गोखले, G सुब्रमण्यम अय्यर और RC दत्ता। RC दत्ता ने किताब लिखी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 2 वॉल्यूम्स लिखे इन्होंने, एक 1901 में आया और दूसरा 1903 में आया। और ये था मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज के बाद 1905 से लेकर 1918 के बीच में एक्सट्रीमिस्ट फेज शुरू हुआ।
बेसिकली जितने भी यंग लोग थे उनको लग रहा था कि ये जो मॉडरेट्स हैं ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये बस माहौल बना रहे हैं, कोई आउटकम आ नहीं रहा है और हमें थोड़ा और अग्रेसिव होने की ज़रूरत है अपनी डिमांड्स को लेके। और ये जो लीडर्स हैं इनको बुलाया गया एक्सट्रीमिस्ट। और एक्सट्रीमिस्ट फेज में जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनमें हैं बाल गंगाधर तिलक, उनमें है लाला लाजपत राय, उनमें है बिपिन चंद्र पाल, उनमें है अरविंदो घोष, उनमें है अजीत सिंह। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष और अजीत सिंह। बाल गंगाधर तिलक सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे इस फेज के और ये पूना महाराष्ट्र के एक चित्त पावन ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? चित्त पावन ब्राह्मण। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स की शुरुआत करी, मराठा और केसरी। मराठा जो है वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर था और केसरी जो है वो मराठी का न्यूज़पेपर था। इन्होंने लोगों को यूनाइट करने के लिए 2 फेस्टिवल्स की शुरुआत करी। एक तो गणपति फेस्टिवल 1893 में शुरू किया इन्होंने और एक शिवाजी फेस्टिवल 1895 में शुरू किया इन्होंने। लेकिन अनइंटेंशनली ये जो फेस्टिवल्स हैं इनकी वजह से थोड़ा थोड़ा कम्युनलिज्म स्प्रेड होने की शुरुआत हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट लीडर एक्सट्रीमिस्ट फेज के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। एक तो ये चित्त पावन ब्राह्मण थे, कहाँ के थे? पूना के थे। 2 न्यूज़पेपर शुरू किए इन्होंने, मराठा और केसरी। 2 फेस्टिवल्स की शुरुआत की इन्होंने, गणपति फेस्टिवल 1893 से और शिवाजी फेस्टिवल 1895 से। अच्छा, वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से एक्सट्रीमिज्म जो है उसकी ग्रोथ हुई? एक एक करके अपन देख लेते हैं। एक तो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये जितने भी यंग लोग थे इनको समझ में आ गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, वो हमें लूट रही है, वो हमें सप्रेस कर रही है, वो हमें ऑपरेस कर रही है। बिकॉज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था मॉडरेट्स का। मॉडरेट्स ने बहुत सारे जर्नल्स लिखे, बहुत सारी किताबें लिखी, जिसके थ्रू पूरे इंडियंस के बीच में एक ओपिनियन बिल्ड होने लगा, उनके बीच में एक मास अवेकनिंग की शुरुआत हुई। तो एक तो ये रियलाइजेशन कि हमें ऑपरेस किया जा रहा है। दूसरा, डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट्स। ये एक्सट्रीमिस्ट फेज के जो लोग हैं वो डिससेटिस्फाइड थे। उनको लग रहा था कि ये जो मॉडरेट्स हैं ये कुछ कर ही नहीं रहे, कोई डिमांड ही नहीं रख रहे हैं, ये बेसिकली हाथ जोड़ रहे हैं, 3 पीस प्रेयर कर रहे हैं, पेटिशन कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, स्ट्रांगली अपने ओपिनियन को क्यों नहीं रख रहे हैं। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये तो बोलते थे कि ये जो मॉडरेट फेज के लीडर्स हैं ये पॉलिटिकल बेगर्स हैं, भीख मांग रहे हैं, अपना हक नहीं मांग रहे हैं। इसके अलावा वर्सनिंग इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, बहुत सारे फेमाइंस देखने को मिल रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है वो इनएडिक्वेट था। जैसे 1896-97 में पूना में प्लेग आया। पूना जो कि बाल गंगाधर तिलक का होम टाउन था, बर्थ प्लेस था, वहाँ पे प्लेग आया 1896-97 में। और इसी प्लेग के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिसमैनेजमेंट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था वो इनएडिक्वेट था और इसको तिलक साहब ने खूब हैवीली क्रिटिसाइज किया। बहुत सारे लोग तिलक साहब से इंस्पायर हुए, जैसे 2 भाई चापेकर ब्रदर्स, एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर और दूसरे का नाम था दामोदर चापेकर। इन्होंने प्लेग कमीशन के हेड जस्टिस रैंड को मार दिया। जस्टिस रैंड को, जो कि प्लेग कमीशन का हेड था, उसको चापेकर ब्रदर्स ने मार दिया और ये इंडिया में पहला पॉलिटिकल मर्डर था। जस्टिस रैंड का ये जो मर्डर है ये पहला पॉलिटिकल मर्डर था इंडिया में। जस्टिस रैंड कौन थे? प्लेग कमीशन के हेड थे। किसने मारा? बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने 1897 में। इन दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा था कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स करने की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय एक बड़ा नाम थे, जिन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को थोड़ा प्रमोट करना शुरू किया, जिन्होंने नॉलेज को थोड़ा प्रमोट करना शुरू किया। और उस टाइम की इंडियन सोसाइटी ऐसी थी जो इन सोशल रिफॉर्म्स के लिए तैयार नहीं थी। तो राजा राम मोहन रॉय जैसे जितने भी लोग थे उनको क्रिटिसाइज करने की शुरुआत की गई और इंडियन ग्रेट्स जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, हालांकि राजा राम मोहन रॉय भी इंडियन ग्रेट हैं, लेकिन उस टाइम के हिसाब से राजा राम मोहन रॉय को क्रिटिसाइज किया जा रहा था और स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनसे लोग इंस्पायर्ड थे। इसके अलावा कंटेम्प्ररी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब दुनिया भर में ऐसे इवेंट्स हो रहे थे जिनकी वजह से इंडियंस को मोटिवेशन मिल रहा था कि यार हम भी अंग्रेजों को हरा सकते हैं। जैसे अफ्रीका में बोयर वॉर्स चल रहे थे,
जैसे टर्की में, रशिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में ख़त्म हुआ, तो लोगों को ये इंस्पिरेशन आ रही थी कि जब रशिया के लोग वहाँ की राजाशाही को हटा सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं ब्रिटिशर्स को बाहर। इथोपियंस ने इटालियंस के अटैक को बहुत अच्छे से रजिस्ट किया, तो इंडियंस इंस्पायर हुए कि यार इथोपियंस ये इतने पावरफुल हो सकते हैं कि ये इटालियंस को रोक सकते हैं। फिर रशिया को हरा दिया गया था रूसो जापानीज वॉर में इन 1905। जापान जो कि छोटा सा है उसने रशिया को हरा दिया। तो जो इंडिया में लीडर्स बैठे हुए थे एक्सट्रीमिस्ट फेज के, उनको लग रहा था कि यार हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों शांति से बैठे हुए हैं। वहाँ से भी इंस्पिरेशन आ रही थी। और जो हैवीली इम्पैक्ट किया वो किया लॉर्ड कर्जन की कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ ने। लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय रहे 1899 से लेकर 1905 के बीच में। लॉर्ड कर्जन लेकर आए कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899 और इसके थ्रू ये जो कॉरपोरेशंस हैं उनमें नॉमिनेटेड मेंबर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया था, इलेक्टेड मेंबर्स की स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया था। और बट ऑब्वियस सी बात है, जब नॉमिनेटेड मेंबर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाएगा तो किसकी चलेगी? सरकार की चलेगी, क्योंकि सरकार ही नॉमिनेट करेगी इन लोगों को। तो इंडियंस इसके विरोध में थे। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1904 को लाया गया था, जिसके थ्रू फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्व कर दिया गया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 को लाया गया था, जिसके थ्रू इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी ऑटोनॉमी को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था, कर्टेल किया जा रहा था। और ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 है, इसको लाया गया था इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के रिकमेंडेशन पे। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को बनाया गया था अंडर थॉमस रेलिग। किसके अंडर बनाया गया था? थॉमस रेलिग। और इस इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को किसने अपॉइंट किया था? कर्जन ने अपॉइंट किया था। कब अपॉइंट किया था? 1902 में अपॉइंट किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल में नेशनलिज्म जो है वो पीक पे था। आज के जैसा बंगाल नहीं था। बंगाल हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है और बड़ा ही इंटेलेक्चुअल रहा है। सारी जो पहली बार चीज़ें होती थी इंपॉर्टेंट, वो बंगाल में होती थी। नेशनलिज्म की शुरुआत भी बंगाल से हुई और बंगाल में नेशनलिज्म पीक पे था। कर्जन बंगाल को डिवाइड करना चाह रहा था, लॉर्ड कर्जन, बिकॉज डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी थी। और बंगाल को कर्जन डिवाइड करना चाह रहा था रिलीजियस और लिंग्विस्टिक लाइंस पे। हालांकि कर्जन ने रीज़न ये दिया कि बंगाल का एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज है और बंगाल को एडमिनिस्टर करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम बंगाल को डिवाइड करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था कि बंगाल में नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था। इसको कर्व करने के लिए बंगाल को बांटने की कोशिश कर रहा था लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ये कह रहा था कि बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक बनाया जाएगा ईस्ट बंगाल, जो आज का बांग्लादेश वाला एरिया है, वो लगभग एरिया उसको बोल रहा था ये ईस्ट बंगाल। और इधर जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है हमारा आज का, इधर इसको बोला जाएगा वेस्ट बंगाल। दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ये जैसे ही पार्टीशन की बातचीत होने लगी तो इस पार्टीशन के अगेंस्ट में जितने भी बंगाली लीडर्स थे और जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने अपोज किया। उन्होंने बोला कि नहीं, बंगाल को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने वार्निंग दी, लीडर्स ने वार्निंग दी लॉर्ड कर्जन को। लेकिन बावजूद इसके 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा। और जैसे ही कर्जन ने अनाउंस किया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई इस पार्टीशन को रोकने के लिए। लेकिन कर्जन फिर भी नहीं माने और कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को फाइनली डिवाइड कर दिया। कब डिवाइड कर दिया बंगाल को? 16 अक्टूबर 1905 को। और इसके रिएक्शन के तौर पर शुरुआत हुई स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की। कौन से मूवमेंट की? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की। और ये जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट है, इसका गोल था कि हमें स्वराज चाहिए, हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए। कांग्रेस का सेशन हुआ बनारस में। कहाँ हुआ? बनारस में। कब हुआ? 1905 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जीके गोखले। बनारस में कांग्रेस का सेशन हुआ, 1905 में सेशन हुआ और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जीके गोखले इसके प्रेसिडेंट थे। इस सेशन में स्वदेशी को अप्रूव कर दिया गया। ये जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट है, इसको अप्रूव कर दिया गया और बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हो गई। स्वदेशी मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? औरतों ने, बच्चों ने, रूरल और अर्बन एरिया के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। बॉयकॉट की बात की गई थी, वो बेहद सक्सेसफुल रहा। इस मूवमेंट के दौरान सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति पे फोकस था। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि इंडियंस ने खुद से करने की शुरुआत करी। जैसे बंगाल केमिकल फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया पीसी रे के द्वारा। किसने एस्टेब्लिश किया? पीसी रे ने।
स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को स्टैब्लिश किया गया वीओ चिदम्बरम के द्वारा। किसने स्टैब्लिश किया? वीओ चिदम्बरम ने। बेसिकली स्वदेशी मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम हमारी चीज़ें यूज़ करेंगे, अंग्रेजों की सरकार की यूज़ नहीं करेंगे, उसी को बॉयकॉट कर रहे हैं अपन। तो स्वदेशी खूब सक्सेसफुल रहा। एक तो बंगाल केमिकल फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई, किसने की? पीसी रे ने। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी स्टैब्लिश की गई, वीओ चिदम्बरम ने स्टैब्लिश की। इसके अलावा बंगाल नेशनल कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था, अरविंदो घोष ने स्टैब्लिश किया था। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्टैब्लिश किया गया था, किसने किया था? सारथा चंद्रा, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो सारथा चंद्रा ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया था। टेक्सटाइल और फैक्ट्रीज लगाई गई थी। इंडियन साइंस कांग्रेस को स्टैब्लिश किया था जगदीश चंद्र बोस ने। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, रिवीजन कर रहे हो आप। ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इनको स्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसके दौरान वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया और खुद को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया। इन ग्रुप्स को बुलाया गया समितिज। क्या बुलाया गया? समितिज। अच्छा, एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूं कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान किन किन चीज़ों को स्टैब्लिश किया गया है। दो तो लिखे हुए हैं, बंगाल केमिकल फैक्ट्री पीसी रे ने स्टैब्लिश करी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी वीओ चिदम्बरम ने स्टैब्लिश करी। फिर इसके अलावा बंगाल नेशनल कॉलेज अरविंदो घोष ने स्टैब्लिश किया। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलकाटा में स्टैब्लिश की गई। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सारथा चंद्रा ने स्टैब्लिश की। टेक्सटाइल और फैक्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश की गई। इंडियन साइंस कांग्रेस को जगदीश चंद्र बोस ने स्टैब्लिश किया। अच्छा, वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया, खुद के ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स को बुलाया गया समितिज। ये जो समितिज हैं ये गांव-गांव गई और इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को पॉपुलराइज किया। और ये जो मूवमेंट है इसका कल्चर में भी मैनिफेस्टेशन देखने को मिला। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला को लिखा और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की बड़ी फेमस पेंटिंग बनाई 1905 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा, पहला कोई मूवमेंट था जो कि नेशनल मूवमेंट की शुरुआत रख रहा है, तो इंपॉर्टेंट है चीज़ों को याद रखना। अच्छा, इसी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में थोड़ा सा डिवीजन देखने को मिला। डिवीजन क्या था? मॉडरेट्स ये कह रहे थे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड रखना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि इसको पूरे इंडिया में हमें फैलाना चाहिए। मॉडरेट्स कह रहे थे कि हमें सिर्फ ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करना है। एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि हमें ब्रिटिश गुड्स का क्यों, ब्रिटिशर्स की हर एक चीज़ का बॉयकॉट करना है। जैसे गुड्स का करना है, रेलवेज का करना है, पोस्ट का करना है, पुलिस का करना है, कोर्ट्स वगैरह का करना है। और ये दोनों लोग अगले कांग्रेस के सेशन में प्रेसिडेंट कौन बनेगा उस पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। दोनों में कॉम्प्रोमाइज किया गया और कांग्रेस का जो अगला सेशन है वो कैलकाटा में हुआ और कॉम्प्रोमाइज के तौर पे इसके प्रेसिडेंट बनाए गए दादा भाई नेहरू जी। देखो 1905 का सेशन कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे? जीके गोखले। 1906 का सेशन होना था लेकिन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंस था, तो कॉम्प्रोमाइज के तौर पे दादा भाई नेहरू जी को बना दिया गया प्रेसिडेंट और ये सेशन कहाँ हुआ? कैलकाटा में। और इस सेशन में 4 रेजोल्यूशंस पास की गए। एक तो स्वदेशी का रेजोल्यूशन कि हम हमारे देश की बनी हुई चीज़ों को यूज़ करेंगे। दूसरा, पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने स्वराज की डिमांड की। तीसरा, ये बोला गया कि ब्रिटिश के गुड्स को बॉयकॉट किया जाएगा। और चौथा, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही गई। कैलकाटा सेशन 1906 में हुआ, दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट बने कॉम्प्रोमाइज के तौर पे और 4 रेजोल्यूशंस पास किए गए। एक तो स्वदेशी, दूसरा स्वराज, तीसरा ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया जाएगा और चौथा नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। 1907 में हुआ कांग्रेस का सूरत सेशन। कब हुआ? 1907 में हुआ। और 1907 के सूरत सेशन में ये जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में विवाद था ये एकदम ओपन में आ गया और कांग्रेस में विभाजन हो गया। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में विभाजन हो गया, डिवीजन हो गया और इसको बुलाया जाता है सूरत स्प्लिट। क्या बुलाया जाता है? सूरत स्प्लिट। बेसिकली मॉडरेट्स ने कांग्रेस से एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया और ऑर्गेनाइजेशन को अपने कब्जे में ले लिया। और इस सूरत सेशन 1907 के प्रेसिडेंट बने रास बिहारी घोष। कौन बने? रास बिहारी घोष। अच्छा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई हो गई है, बट ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे बेहद खुश थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्टली क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमिस्ट को तो सप्रेस करने की शुरुआत करी और मॉडरेट्स को पैसिफाई करने की शुरुआत करी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? बड़ा सिंपल है समझना। एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो तो अपनी डिमांड्स को आउटराइट रखते हैं कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। मॉडरेट्स थोड़ा बहुत सुन लेते हैं,
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें मॉडरेट्स को तो पैसिफाई करना चाहिए, उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, अपने साइड में लेते हैं और एक्सट्रीमिस्ट को पूरी तरीके से सप्रेस कर देते हैं। और इसी के चलते जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनके साथ में ब्रिटिशर्स ने सप्रेशन की शुरुआत करी। जैसे लाला लाजपत राय जो हैं वो यूएस चले गए, बिकॉज इतना ऑप्रेस किया जा रहा था, इतना परेशान किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा कि लाला लाजपत राय यूएस चले गए। विपिन चंद्र पाल ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया 1908 में और इनको 6 साल की सजा सुनाई गई और 6 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया गया, मांडले जेल में। बर्मा में जेल थी मांडले जेल, उसमें इनको जेल में रखा गया। मांडले जेल में जब बाल गंगाधर तिलक थे तो इन्होंने गीता के ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी, जिसे बुलाया जाता है गीता रहस्य। क्या बुलाया जाता है? गीता रहस्य। अजीत सिंह जो कि बड़े पॉपुलर लीडर थे, वो उनको यूरोप भेज दिया गया। कहाँ डिपोर्ट कर दिया गया? यूरोप में डिपोर्ट कर दिया गया। और अरविंदो घोष, उनको ट्राई किया गया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए 1908 में। लाला लाजपत राय यूएस चले गए हैं। विपिन चंद्र पाल, उन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में अरेस्ट करके मांडले जेल बर्मा में 6 साल की सजा सुना दी गई है। अजीत सिंह को यूरोप डिपोर्ट कर दिया गया है और अरविंदो घोष को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में ट्राई किया जा रहा है। बाद में हालांकि अरविंदो घोष को रिलीज कर दिया गया और ये अरविंदो घोष जो हैं इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के पौंडीचेरी में रहने की शुरुआत कर दी। और दूसरी तरफ ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये मॉडरेट्स को पैसिफाई कर रही है और मॉडरेट्स को पैसिफाई करने के लिए थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट लाई गई, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बुलाया जाता है 1909 में। मॉर्ले जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो हैं वो वाइसरॉय थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 लाए गए। पहली बार इन रिफॉर्म्स के थ्रू इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए। म्युनिसिपल के लोग वोट करेंगे और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को इलेक्ट करेंगे और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोग वोट करके सेंट्रल लेजिस्लेचर को इलेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत कर दी गई। ये जो लेजिस्लेचर है ये अभी भी एडवाइजरी बॉडी थी, बेसिकली इसका गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 के थ्रू मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए। 1909 के इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू 2-3 चीज़ें और की गई हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन को अपॉइंट कर दिया गया था और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहले इंडियन जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए अपॉइंट किए गए उनका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इनको लॉ मेंबर के जैसे अपॉइंट किया गया था। इसी 1909 के एक्ट के थ्रू सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की परमिशन दे दी गई थी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों को एक्सपेंड किया गया था। 2-3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिए गए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं वो पहले इंडियन थे जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए अपॉइंट किया गया और इनको अपॉइंट किया गया था एज लॉ मेंबर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की परमिशन दे दी गई थी। अच्छा, 2-3 फैक्ट्स याद रख लो। दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया गया 1911 में। दिल्ली दरबार कब ऑर्गेनाइज करवाया गया? 1911 में। हालांकि एक दिल्ली दरबार लॉर्ड लिट्टन ने ऑर्गेनाइज करवाया था और वो कब करवाया था? 1 जनवरी 1877 को। अभी अपन पढ़ के आए, ये दूसरा दिल्ली दरबार है और ये दिल्ली दरबार तब ऑर्गेनाइज करवाया गया था जब किंग जॉर्ज V जो हैं वो इंडिया आए थे। और इस दिल्ली दरबार ऑफ 1911 के थ्रू एक तो बंगाल का जो पार्टीशन है उसको कैंसिल कर दिया गया, बिकॉज बंगाल के पार्टीशन की वजह से इतना बड़ा स्वदेशी मूवमेंट खड़ा हो गया था, तो बंगाल के पार्टीशन को खत्म कर दिया गया। और दूसरा, कैपिटल जो है वो दिल्ली में शिफ्ट कर दी गई। कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी गई? दिल्ली में शिफ्ट कर दी गई। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये दिल्ली दरबार किसने करवाया? ये करवाया वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने। 2 दिल्ली दरबार हैं, एक दिल्ली दरबार लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे हुआ है और ये दूसरा दिल्ली दरबार है 1911 में। इस दिल्ली दरबार में एक तो बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया और दूसरा कैपिटल शिफ्ट कर दी गई दिल्ली में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कुछ फैक्ट्स देख लो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया था ढाका में। कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? ढाका में। कब? 31 दिसंबर 1906 को। कब किया गया था? 31 दिसंबर 1906 को। इसके फाउंडर हैं आगा खान, मोहसिन उल मुल्क और नवाब सलीमुल्लाह। आगा खान, मोहसिन उल मुल्क और नवाब सलीमुल्लाह जो हैं वो इसके फाउंडर्स हैं। कहाँ फॉर्म किया गया था? ढाका में फॉर्म किया गया था। कब फॉर्म किया गया? 31 दिसंबर 1906 को। और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसको फॉर्म किया गया था मुस्लिम लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। और बेसिकली ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है
ये ब्रिटिशर्स के प्रति मुस्लिम्स की लॉयल्टी को प्रमोट करने के लिए फॉर्म की गई थी। 2-3 फैक्ट्स हैं। अच्छा, फिर अपन बात करेंगे होम रूल मूवमेंट के बारे में, जिसे सेल्फ रूल मूवमेंट भी बुलाया जाता है या जिसे लीग रूल मूवमेंट भी बुलाया जाता है। तिलक जो है उनको जेल से रिलीज कर दिया गया 1914 में। 6 साल की सज़ा पूरी हो गई और जब तिलक रिलीज हुए तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो इन्होंने शुरू किया होम रूल मूवमेंट। कब शुरू किया? अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी और ये जो होम रूल मूवमेंट है इसका पर्पस था इंडियंस को सेल्फ रूल के रिगार्डिंग एडुकेट करना, कि हम खुद को खुद गवर्न कर सकते हैं। सेल्फ रूल के रिगार्डिंग इंडियंस को एजुकेट करने के लिए होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी तिलक ने। एक होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट ने भी शुरू किया और एनी बेसेंट ने जो है ये जो होम रूल मूवमेंट है इसको शुरू किया था सितंबर 1916 में। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई और अप्रैल 1916 में तिलक के होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। एनी बेसेंट जानी जाती हैं अपनी कोशिश के लिए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में कैसे भी सहमति हो, कैसे भी यूनिटी बने, उसके लिए बड़ी मेहनत की है एनी बेसेंट ने और अल्टीमेटली सक्सेसफुल भी होंगी। अच्छा, तिलक के होम रूल मूवमेंट और एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तिलक के मूवमेंट में डिमांड की जा रही थी कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को फॉर्म करने की ज़रूरत है। नॉन ब्राह्मण्स को एजुकेशन देने की बात कर रहे थे तिलक, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की बात कर रहे थे तिलक। और एनी बेसेंट जो है वो पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी। वो बात कर रही थी कि लाइब्रेरीज को एस्टेब्लिश किया जाए, वो बात कर रही थी कि रीडिंग रूम्स को एस्टेब्लिश किया जाए, वो सोशल वर्क्स को ऑर्गेनाइज कर रही थी। और एनी बेसेंट का जो लीग है उसको जवाहरलाल नेहरू, उसको बी चक्रवर्ती, उसको जे बनर्जी, इन सब ने ज्वाइन किया था। तिलक का जो होम रूल मूवमेंट है वो महाराष्ट्र में था और एक्सेप्ट बॉम्बे पूरे महाराष्ट्र में था, फिर कर्नाटका में था, सेंट्रल प्रोविंस में था और बिहार में था, और बचा कुचा जितना भी रेस्ट ऑफ द इंडिया था उसमें एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट था। दोनों के होम रूल मूवमेंट्स के बारे में होपफुली आपको पता होगा। रिवीजन के तौर पे अपन इतनी ही बात कर सकते हैं, डिटेल में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस होम रूल मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था? एक तो जब होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तो बैकड्रॉप ये था कि कांग्रेस बेहद कमज़ोर थी। होम रूल मूवमेंट की वजह से एक बार फिर से नेशनल मूवमेंट में एनर्जी आई, स्ट्रेंथ आई। एक बार फिर से नए जनरेशन ऑफ लीडर्स ने इमर्ज होने की शुरुआत करी। ये जो होम रूल मूवमेंट है इसने एक बार फिर से टाउन्स और रूरल एरियाज के बीच में ऑर्गेनाइजेशनल लिंक एस्टेब्लिश करने की शुरुआत करी। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने पीजेंट्स के लिए किसान सभास को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी और इसी होम रूल मूवमेंट के प्रेशर के चलते सरकार जो है वो फोर्स हो गई फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए और सरकार लेकर आई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919। क्या नाम है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 के बारे में बात करने से पहले 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ 1916 में हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे AC मजुमदार। कौन थे? AC मजुमदार। और इस लखनऊ सेशन ऑफ 1916 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लोगों के बीच में यूनिटी बन गई वापस से। सूरत में जो स्प्लिट हुआ था अब ये वापस से यूनाइट हो गए और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था एनी बेसेंट का। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यूनिटी बनी और इस यूनिटी को बनाने में मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और इस लखनऊ सेशन में लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 साइन हुआ और ये जो लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 है इसके थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था 1909 के एक्ट के थ्रू, उन सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ ठीक है मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए वो ठीक है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ जिसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पहली बार इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत कर दी गई। बेसिकली कहानी शुरू हो रही है मॉन्टेग्यू जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भाषण दिया। इसे बुलाया जाता है अगस्त डिक्लेरेशन। क्या बुलाया जाता है? अगस्त डिक्लेरेशन। और अपने इस भाषण में मॉन्टेग्यू ने यह कहा था कि हमें इंडियंस के साथ में अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे एसोसिएशन को बढ़ाने की ज़रूरत है।
मतलब हमें इंडियंस को और एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड करने की ज़रूरत है, और इस बैकड्रॉप में लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पहली बात, डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत कर दी गई। दूसरा, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया गया। बेसिकली दो लिस्ट प्रोवाइड की गई, एक थी प्रोविंशियल लिस्ट और एक थी सेंट्रल लिस्ट। जैसे आज के डेट में हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, वैसे ही इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई, एक थी प्रोविंशियल लिस्ट और दूसरी थी सेंट्रल लिस्ट। सेंटर के लेवल पे बाइकैमरलिज्म को स्टैब्लिश कर दिया गया। सेंटर के लेवल पे बाइकैमरलिज्म को स्टैब्लिश कर दिया गया। एक बना अपर हाउस जिसे बुलाया गया काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक बना लोअर हाउस जिसे बुलाया गया लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बुलाया गया? लेजिस्लेटिव असेंबली। सेपरेट इलेक्टोरेट जो हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स अब एंग्लो इंडियंस, सिख और मुस्लिम्स तीनों को दे दिए गए। इसके अलावा इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस को भी दिए गए। 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को दिए गए थे, अब एंग्लो इंडियंस, सिख, मुस्लिम्स, इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस सबको दे दिए गए। ये भी बोला गया कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम है अब वो इंडिया में होगा। अब तक कहाँ होता था? लंदन में होता था, अब कहाँ होगा? इंडिया में होगा। प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। डायरकी का मतलब कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे और कुछ जो हैं वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे। रिजर्व सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर पावर थी गवर्नर को, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर पावर थी मिनिस्टर्स को। बड़ी बेसिक बातचीत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो गई है। दूसरा, 2 लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है सब्जेक्ट्स की, एक तो प्रोविंशियल लिस्ट और दूसरी सेंट्रल लिस्ट। तीसरा, सेंटर में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, 2 हाउस बना दिए गए। सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड कर दिया गया, और प्रोविंसेस में डायरकी को स्टैब्लिश कर दिया गया। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्टैब्लिश किया गया इसी एक्ट के तहत, और पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया क्रिएट कर दिया गया था लंदन में। लंदन में क्रिएट किया गया था ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। इसी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह भी लिख दिया गया था कि 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा, जो कि ये देखेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग इंडिया में ठीक चल रही है, नहीं चल रही है। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये भी लिखा गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इंडिया से पे नहीं किए जाएंगे। मतलब अब उनको ब्रिटिश की गवर्नमेंट पे करेगी। पहले इंडिया के रेवेन्यू से पे किया जा रहा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो भी सैलरी था उसको अब ब्रिटिश की गवर्नमेंट पे करेगी। होपफुली ये सब आपको पता होगा, रिवीजन के तौर पर अपन जल्दी जल्दी देख रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ गया, और उसके बाद शुरुआत हुई गांधीयन एरा की। 1919 से लेकर 1947 के बीच में गांधी इंडिया में वापस आए थे 1915 में। कब वापस आए थे? 1915 में। और गांधी जो हैं वो ट्रेडर थे, हिंदू थे, और ये इन्होंने आने के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में मॉरल कोड को इंट्रोड्यूस किया। कुछ एथिक्स, कुछ वैल्यूज़, कुछ मॉरल्स को इंट्रोड्यूस किया गांधी जी ने। गांधी जी लेकर आए पॉलिटिक्स के फील्ड में आइडियलिज्म को। गांधी जी के 2 हथियार थे। सत्याग्रह के तहत ये बात कर रहे थे ट्रुथ के बारे में, ये बात कर रहे थे नॉन वायलेंस के बारे में। बेसिकली गांधी जी ये कह रहे थे कि सत्याग्रह करेंगे अपन, और सत्याग्रह करने के लिए हमें 2 हथियारों की ज़रूरत है, एक तो सच की और दूसरा नॉन वायलेंस की, और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इनके अकॉर्डिंग सत्याग्रह जो है वो कमज़ोर लोगों का वेपन नहीं था, वो वेपन था मजबूत लोगों का, ऐसे लोगों का जो कुछ प्रिंसिपल्स पे चलते थे, जो सच के रास्ते पे चलते थे, जो कि नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते थे। सत्याग्रह को गांधी जी ने एक्सप्लेन किया है अपनी किताब में हिंद स्वराज में, और हिंद स्वराज को पब्लिश किया गया था 1909 में। कब पब्लिश किया गया था? 1909 में। इंडिया में गांधी जी कब वापस आए साउथ अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को। कब आए? 9 जनवरी 1915 को। जी.के. गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। जी.के. गोखले कौन थे? पॉलिटिकल गुरु थे। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम को स्टैब्लिश किया अहमदाबाद में। बेसिक जानकारी, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस करवाएं 9 जनवरी 1915 को, और इनका कहना था कि हम सत्याग्रह से लड़ाई को जीतेंगे, और सत्याग्रह के जो 2 इंपॉर्टेंट टूल्स थे वो थे ट्रुथ और नॉन वायलेंस। गांधी जी ने सत्याग्रह की बातचीत डिटेल में की अपनी किताब हिंद स्वराज में, जो कि पब्लिश हुई है 1909 में। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या है? गोखले, जी.के. गोखले साहब। और 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम को सेटअप किया। पहला मूवमेंट जो इन्होंने किया वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में।
इसको एक तरीके से पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह की कहानी क्या है? राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया चंपारण में। बेसिकली चंपारण के जितने भी पीजेंट्स हैं उनको यूरोपियंस एक्सप्लॉइट कर रहे थे 3 कटिया सिस्टम के तहत। 3 कटिया सिस्टम बेसिकली क्या था कि फार्मर्स को बोला जा रहा था कि आप अपनी ज़मीन के 3 पार्ट्स में इंडिगो कल्टीवेशन करोगे, और ये जो इंडिगो कल्टीवेशन है ये ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री के लिए तो फायदे की चीज़ था, लेकिन इसकी वजह से फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती थी, मतलब किसानों को नुकसान था। लेकिन यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो पीजेंट्स को फोर्स कर रही थी इंडिगो कल्टीवेशन के लिए इस 3 कटिया सिस्टम के तहत, और यूरोपियंस ने इस इंडिगो की अपनी प्राइस फिक्स की हुई थी अपने हिसाब से। जब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया तो गांधी जी पहुंचे चंपारण बिहार, और वहां जाके उन्होंने पीजेंट्स को सपोर्ट करने की शुरुआत की, रेजिस्टेंस ऑफर किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी फॉर्म करी, और ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है इसके एक मेंबर खुद गांधी थे। और जब कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इंक्वायरी की तो उसने ये पाया कि जो यूरोपियंस हैं वो गिल्टी हैं, और इस कमीशन ने ऑर्डर किया कि जितने भी यूरोपियन प्लांटर्स हैं वो पीजेंट्स को 25% मनी रिटर्न करेंगे, वो 25% मनी जो उन्होंने इलीगली ऑब्टेन की थी पीजेंट से। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये सक्सेसफुल रहा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जिन लीडर्स ने सपोर्ट किया उनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, मजहर उल हक, महादेव देसाई और नरहरि पारेख। पूछ ले जाते हैं ये नाम कि कौन कौन से ऐसे लीडर्स थे जो कि एक्टिव थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, मजहर उल हक, महादेव देसाई और नरहरि पारेख। फिर 1918 में गांधी जी ने की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और ये एक तरीके से गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक कही जा सकती है। गांधी जी चंपारण में थे, उसी दौरान गांधी जी को एक लेटर मिला अनुसुईया साराभाई से। किससे मिला? अनुसुईया साराभाई से, जो कि अहमदाबाद में एक मिल में काम करने वाले वर्कर की बहन थी। उस वर्कर का नाम था अंबाला साराभाई। अनुसुईया साराभाई ने लेटर लिखा, और ये बहन थी अंबाला साराभाई की, और इस लेटर में इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो अहमदाबाद में मिल है वहाँ वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। गांधी जी को जैसे ही लेटर मिला गांधी जी मदद करने के लिए पहुँच गए, और गांधी जी ने बोला वर्कर्स को कि देखो साहब, तुम्हारा जो भी कॉज है उसके लिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और गांधी जी इसी सपोर्ट के चलते स्ट्राइक पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए। और गांधी जी ने बोला कि मैं तब तक फास्ट पे बैठा रहूँगा जब तक कि डिमांड्स को नहीं माना जाएगा। गांधी जी अंडरटुक फास्ट अप टू डेथ। और फाइनली गांधी जी और अंग्रेज सरकार के बीच में नेगोशिएशंस हुए, और ये जो वर्कर्स हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के, इनको 35% इंसेंटिव दिया गया, मतलब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी सक्सेसफुल हुई। फिर 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ, और खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का एक तरीके से पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। 1918 में हुआ, और ये नो टैक्स मूवमेंट था। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में है। और खेड़ा में क्रॉप्स का फेलियर हो गया था, लेकिन क्रॉप्स का फेलियर होने के बावजूद सरकार जो है वो पीजेंट से जो रेवेन्यू लिया करती थी उसको रिड्यूस नहीं कर रही थी। गांधी जी को जैसे ही पता चला, गांधी जी ने पीजेंट्स को अपील किया कि आप कोई रेवेन्यू नहीं दोगे सरकार को, और सरकार जो है वो फोर्स हो गई, और सरकार ने फिर एक ऑर्डर पास किया कि जो रेवेन्यू है वो सिर्फ उनसे कलेक्ट किया जाए जो कि रेवेन्यू को पे कर सकते हैं, अदरवाइज कलेक्ट ना किया जाए। मतलब सरकार यहाँ भी झुकी। तो 2-3 मूवमेंट्स, पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। डिटेल्स होपफुली आपको याद होंगी। अच्छा, फिर राउलेट सत्याग्रह की शुरुआत हुई, और ये कहा जा सकता है गांधी जी का पहला मास स्ट्राइक। कहानी क्या थी? ये दौर वो है जब खूब सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं इंडिया में, और अंग्रेज सरकार इसको बोलती थी रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। इस रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म से डील करने के लिए अंग्रेज सरकार ने बनाई सेडिशन कमेटी 1918 में। सेडिशन कमेटी, या इसको रिवॉल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी इंक्वायरी कमेटी भी बुलाया जाता है, और इसको हेड कर रहे थे सिडनी राउलेट। कौन हेड कर रहे थे? सिडनी राउलेट। और इस कमीशन को काम दिया गया कि ये जितने भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं इनको कर्व करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उनको स्टडी करो। कमेटी ने स्टडी किया और अपनी रिपोर्ट सबमिट करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को,
और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को रखा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडिया के जो मेन आदमी थे, इंडिया का जो एक मेंबर था, उसका नाम था शंकर नायर। क्या नाम था? शंकरन नायर। जैसे ही ये रिपोर्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने रखी गई, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी इंडियंस थे उन सब ने रिजाइन कर दिया। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है इसमें बात की जा रही थी राउलेट एक्ट के बारे में, और राउलेट एक्ट जो है वो इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक एक्ट कहा जाता है। कौन सा एक्ट ब्लैक एक्ट कहा जाता है? राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट के तहत ये कहा जा रहा था कि किसी भी इंसान को अंग्रेज सरकार 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकती है विदाउट कोई रीज़न दिए। स्लोगन था इसका, नो वकील, नो अपील, नो दलील, कि 2 साल के लिए आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और ना आपको कोई वकील मिलेगा, ना आपको कोई अपील करने का मौका मिलेगा, और ना आपको कोई दलील देने का मौका मिलेगा। सोचो कितना हार्श एक्ट था। और इसी एक्ट के विरोध में ये जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स, उन सब ने रिजाइन किया। उन्होंने बोला कि ये तो गलत हो रहा है, और उन्होंने वार्न किया कि अगर इस एक्ट को पास किया गया तो हम सत्याग्रह करेंगे। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राउलेट बिल को एक्ट बना दिया। क्या बना दिया? एक्ट बना दिया। और सभा ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने की शुरुआत करी। प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राउलेट एक्ट को पास कर दिया मार्च 1919 को। और जब राउलेट एक्ट पास हो गया तो इसके विरोध में स्ट्राइक की शुरुआत करी, और उस स्ट्राइक की शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1919 को। कब शुरुआत हुई? 6 अप्रैल 1919 को। 9 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह सभा की शुरुआत हुई है। 9 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है। और ये जो सत्याग्रह सभा है ये खुद को संभाल नहीं पाई गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद, और जगह जगह पे वायलेंस की शुरुआत हो गई। गांधी जी के अरेस्ट होने के 4 दिन बाद एक बड़ा वाहियात इवेंट हुआ जिसको बुलाया जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। और ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है? बेसिकली कहानी ये थी कि कांग्रेस के 2 लोकल लीडर्स, एक का नाम था सैफुद्दीन खिचवी और दूसरे का नाम था सत्यपाल मलिक। सैफुद्दीन और सत्यपाल मलिक को अरेस्ट कर लिया गया था, और अरेस्ट करके ब्रिटिशर्स ने इनको किसी अननोन जगह पर रख दिया था। तो अमृतसर के जितने भी ऑर्डिनरी कांग्रेस वर्कर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को प्रोटेस्ट करेंगे सैफुद्दीन और सत्यपाल मलिक की अरेस्ट के अगेंस्ट में। और ये जो 13 अप्रैल है, इसी दिन पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी का फेस्टिवल, और ये अपने आप में बड़ा फेस्टिवल है। एक तो कांग्रेस के लोगों ने डिसाइड किया कि ये जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे सैफुद्दीन और सत्यपाल मलिक की अरेस्ट के अगेंस्ट में, और दूसरा 13 अप्रैल को ही बैसाखी का फेस्टिवल मनाया जाता है। और बैसाखी के फेस्टिवल के दौरान खूब मेले वेले लगते हैं, लोग खूब सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बहुत लंबी चौड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, और इस 13 अप्रैल वाले दिन सेक्शन 144 लगा हुआ था पंजाब में। सेक्शन 144 क्या है? बेसिकली कर्फ्यू लगा हुआ था पंजाब में, कर्फ्यू लगा हुआ था। और इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, और अपनी इंडिया में तो है ही ना कि लोग भले ही वैसाखी फेस्टिवल के लिए मेले वेले देखने आए थे, लेकिन उनको लगा कि यार जलियांवाला बाग में भीड़ लगी हुई है, कुछ पॉलिटिकल चल रहा है, देखने चलते हैं। तो देखने के चक्कर में और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, और लगा हुआ है सेक्शन 144, कर्फ्यू लगा हुआ है। बस जनरल डायर को बहाना चाहिए था। जनरल डायर ने मौका देखा और वो गया जलियांवाला बाग में। एक ही एंट्रेंस था उसका, उसको लॉक किया और बिना सोचे समझे गोलियां चलाने की शुरुआत करी। हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों लोगों का मैसेकर कर दिया गया। इसी को अपन बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। और ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, इसके 5 दिन के बाद 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह को ख़त्म कर दिया। ये जो सत्याग्रह सभा चल रही थी उसको ऑफिशियली ख़त्म कर दिया, और गांधी जी ने बोला कि ये मेरा हिमालयन ब्लंडर है, हिमालय के बराबर का ब्लंडर है, हिमालय के बराबर की गलती की है मैंने। गांधी जी का ये कहना था कि गांधी जी ने एक ऐसी सोसाइटी में सत्याग्रह की शुरुआत कर दी जो कि अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं थी नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलने के लिए, ट्रुथ के रास्ते पर चलने के लिए। जलियांवाला बाग मैसेकर अपने आप में डार्क हिस्ट्री है हमारे कंट्री में।